guys, good afternoon. How are you all? I hope all are well, life is well, and you are well, दोस्तों. So welcome to CR Quiz की class. CR Quiz में आप सबका स्वागत है. Hello. Good afternoon. आशा करते हैं कि आप बहुत बढ़िया हैं, शानदार हैं. मेरा नाम कृति नागर है. I've been for Masters in Geography. I was graduated in Platinum 2014. 5 hours का होने वाला है सेशन. 16 अप्रैल को 4 PM पे YouTube अनअकैडमी क्लैट के चैनल पर. तो अगर आप इसे कोई भी फ्रेंड होगा चाहता है तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने फोन पे और आप इसको अटेंड कर सकते हैं. ये होने वाला है कल. सो इसमें मैं लीगल रीजनिंग का सेक्शन लेने वाली हूँ, तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं. अनअकैडमी के साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप 20% डिस्काउंट पा सकते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे. अगर आपको मेरी पढ़ाई का साल सकते हैं तो मेरा कोड यूज सकते हैं कृति भी 20% डिस्काउंट के लिए और सॉरी 10% डिस्काउंट के लिए. अब तो अप्रैल 14 तक था ये. और इंडिया क्लैट फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट अगर आप इसको भी अटेंड करना चाह रहे हैं तो अप्रैल 23 को ही 2 PM पे होने वाला है. आप लोग ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं एंड स्कॉलरशिप पा सकते हैं. तो अगर आप इसको भी देना चाहें तो दे सकते हैं मॉक टेस्ट को. किक स्टार्टर रोड टू क्लैट 2024 17 से लेकर 22 अप्रैल तक होने वाली है स्पेशल क्लासेस में. मेरी भी क्लासेस रहेंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो अगर आप लोग ये अटेंड करना चाहें क्लासेस तो आप कर सकते हैं. मॉक टेस्ट कैलेंडर यहाँ पे दे रखा है. अगर आप मुझसे कोई भी अटेंड करना चाहे आप लोग ये मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं. एज लीगल बिजनेस बैच क्लैट 2025 के लिए अप्रैल 6 से शुरू होगा. अगर आप मुझे कोई इसमें में रोक कर सकते हैं दोस्तों. वॉयस जॉब्स बैच क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के इसमें लीगल एप्टीट्यूड मैं पढ़ा रही हूँ. कल हमारी इसमें फर्स्ट क्लास शुरू हुई है कॉन्ट्रैक्ट लॉ की. तो अगर आप लोग मेरे से कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं. MHCT 15 डेज अनअकैडमी स्टोर पे अवेलेबल है. अगर आप मुझे भी इसमें लेना चाहे तो ले सकते हैं. स्पेशल फ्री क्लास होती है अनअकैडमी. आप तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 1. Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. बहुत ही आसान क्वेश्चन था गाइस. आप लोग सीआर में ऐसा क्यों कर रहे हैं ना. आसान होता है सीआर. भाई पुलिस स्टैट से पता चला है कि ऑटोमोबाइल एंटी थेफ्ट डिवाइसेस जो होते हैं जो गाड़ियों में लगते हैं जिससे गाड़ी चोरी ना हो पाए वो गाड़ियों का चोरी होने का रिस्क कम कर देते हैं. लेकिन एक स्टैटिस्टिकल स्टडी निकली है. उस स्टडी में ये बोला गया है कि यार जिन गाड़ियों में एंटी थेफ्ट डिवाइसेस होते हैं वो बल्कि ज्यादा ही चोरी होती है. तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों. तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है ना यार. मतलब कि एक एंटी थेफ्ट हमने डिवाइस लगाया गाड़ी में लेकिन सबसे ज्यादा चोरी वही गाड़ियां हो रही है जिसमें एंटी थेफ्ट डिवाइसेस है. तो यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करोगे आप इस चीज को. ए ओनर्स ऑफ स्टोलन कार्स ऑलमोस्ट इनवेरिएबली रिपोर्ट द थेफ्ट इमीडिएटली टू द पुलिस. ये लोग जो होते हैं वो पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं. इससे ये थोड़ी पता चल रहा है कि एंटी थेफ्ट डिवाइसेस ही सबसे ज्यादा चोरी क्यों हो रही है जबकि उसमें वो तो कम चोरी होनी चाहिए ना क्योंकि उसमें एंटी थेफ्ट डिवाइस लगा हुआ है. बी मोस्ट कार्स दैट आर स्टोलन आर नॉट इक्विप्ड विद एंटी थेफ्ट डिवाइसेस. तुम लोग पागल हो. तुमने बी आंसर लगा दिया. यहाँ गिवन है कि स्टैटिस्टिकल स्टडी में बताया गया है कि जिन कारों में एंटी थेफ्ट डिवाइसेस होता है वो ज्यादा स्टोलन होती हैं. आर मोर लाइकली टू बी स्टोलन. तो तुम इसके ऑपोजिट चीज कैसे आंसर दे दोगे.
something that is given in the passage, how can the answer be against that statement? You have to explain the statement with regard to the statement in the passage. भाई व्हाट इज योर पैसेज सेइंग? पुलिस कह रही है कि एंटी थेफ्ट डिवाइसेस लगाओ अपनी गाड़ी में ताकि गाड़ी चोरी ना हो, लेकिन एक स्टडी बता रही है कि जिन गाड़ियों में एंटी थेफ्ट डिवाइसेस होते हैं वो ज्यादा चोरी होते हैं. सी द मोस्ट कॉमन ऑटोमोबाइल थेफ्ट डिवाइसेस और ऑडिबल अलार्म्स. तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो फॉल्स अलार्म बजा देते हैं? मुझे ये थोड़ी पॉइंट प्रूव करना है कि एंटी थेफ्ट डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. आयुष, मुझे तो ये पॉइंट प्रूव कर रहा है कि किसी गाड़ी में, तुम्हारी गाड़ी में एंटी थेफ्ट डिवाइस लगा हुआ है, फिर भी चोरी क्यों हो रही है ज्यादा गाड़ियां जिसमें डिवाइसेस लगे हुए हैं. डी होगा ना. डी एक्सप्लेन कर रहा है, डी बोल रहा है कि भाई जो लोग ज्यादा अमीर होते हैं उनके ज्यादा चांसेस होते हैं गाड़ियों के चोरी होने के, इसलिए वो मोस्टली एंटी थेफ्ट डिवाइसेस लगाते हैं अपनी गाड़ियों में. फिर भी उस ज्यादातर उन्हीं की गाड़ियां चोरी होनी होती है और उन्हीं की चोरी हो जाती है. इसलिए जो चोरी की हुई गाड़ियां होती है उनमें यूजुअली एंटी थेफ्ट डिवाइसेस होता है, क्योंकि एंटी थेफ्ट डिवाइसेस लगाते ही वो लोग हैं जिनकी गाड़ियां ज्यादा चोरी होने के चांसेस होते हैं. तो ऑब्वियसली डी ही आंसर होगा ना. यू हैड टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट कि वाई एंटी थेफ्ट डिवाइस के बाद भी चोरी हो रहा है. इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लगाई ही उन गाड़ियों में जा रहा है जो ज्यादा चोरी होने के प्रोन थी. तो इजी, मतलब कॉमन सेंस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, this was the first question. Good afternoon, Yashasvi, Jaya. I'm good. Hello, Jay. चलिए, question number 2. मैं म्यूट पे थी गाइस. ये आंसर ना मुझे बिना देखे ही पता है कि इसका आंसर क्या है, तो आप भी प्लीज गलत मत करिएगा. ये बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है. थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो. Starting the whole, guys, it's very easy. Hello Vaishnavi. Oh my god guys, are you serious? क्या हो रहा है आप लोगों को सीआर में? इतना तो इजी लॉजिक था यार, ये इतना ज्यादा इजी लॉजिक था भाई. एक कंपनी है, एक तरीके का प्रोग्राम बनाती है, पर वो प्रोग्राम फिर लोग जो है इलीगली कॉपी कर रहे हैं बिना पैसा दिए, फिर भी कंपनी उनके अगेंस्ट केस नहीं कर रही. ऐसा क्यों हो रहा होगा? जैसे अनअकैडमी है, ठीक है, मान लो अनअकैडमी की पेड क्लास किसी ने फ्री में डाल दी टेलीग्राम पर, फॉर एग्जांपल, लेट अस अज्यूम, पर फिर भी अनअकैडमी ने उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया. क्वेश्चन है क्यों? ये एक्सप्लेन करना था. ए कह रहा है कि XYZ तो बहुत डिफिकल्ट है कॉपी करना, पर ये तो आपके फैक्ट में मेंशन्ड है कि कॉपी हुआ है, तो ए तो नहीं हो सकता. B, the legal measures that the company could take against those who have copied have become available several years before the program came on the market. तो B तो कह रहा है कि उनके पास बहुत सालों से वो तरीके हैं जिससे वो लीगल मेजर्स ले सकते हैं, तो क्यों नहीं ले रहे फिर लीगल मेजर्स? तो B भी नहीं हो सकता. B एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्यों कंपनी नहीं ले रही है लीगल मेजर्स. C, many people who purchase a software program are willing to purchase that program only after they have already used it. भाई अनअकैडमी नहीं कर रही है केस, क्योंकि पेड क्लास बच्चे तभी लेंगे जब वो एक बार देख लेंगे कि क्या पढ़ाते हैं पेड क्लासेस में. समझे? अब समझ में आया? सो यहाँ पे therefore C is absolutely correct. C explains कि why the company is not taking legal action because it is producing them profit. Profit कर रहा होगा ना यार.
वरना ऑब्वियसली एक कंपनी, भाई अगर कोई किसी का काम इलीगली कॉपी कर रहा है तो उसके अगेंस्ट तो केस होना चाहिए, पर फिर भी कंपनी नहीं कर रही तो कुछ रीजन होगा लॉजिकल। तो ये कैसे, ये तो आसान नहीं था, तो सोच क्यों नहीं रहे हो? द नंबर ऑफ इलीगली रिप्रोड्यूस कॉपीज, the number of illegally copies exceeds the number of legally। तो ये एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है कि केस क्यों नहीं कर रही कंपनी? कॉपीज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, उनके पास ऑलरेडी रेमेडीज है, कॉपी इलीगली प्रोड्यूस करना मुश्किल है, ये सब एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है कि वो केस क्यों नहीं कर रही? कहाँ हो रहा है बेवकूफ आदमी प्रॉफिट? इलीगली रिप्रोड्यूस कॉपीज अगर ज्यादा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, जो इलीगली रिप्रोड्यूस कर रहा है। इलीगली तो कोई और रिप्रोड्यूस कर रहा होगा ना, कंपनी खुद खुद का प्रोडक्ट इलीगली करेगी प्रोड्यूस। कॉमन सेंस सुबह सुबह तू छोड़ा है क्या? भाई तू पागल है क्या? तू इंग्लिश नहीं समझ पा रहा क्या आज? The number of illegally reproduced copies exceeds the number of legally reproduced copies। illegal का नंबर ज्यादा है than legally produced copies। तो वो तो illegally से पैसा कमा सकते हैं ना अगर जानना है तो ये तो इनफैक्ट और ज्यादा वो कर रहा है, और ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है कि क्यों नहीं कर रहे केस। जब इतनी सारी इलीगल बिक रही है तो उनका बिकना बंद कराओ ताकि लोग लीगली खरीदें। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या भाई, मतलब इतने आसान आसान, आज क्या पढ़ाई लिखाई, सैटरडे आपका मन रहा है क्या? और क्या करे स्वराज? Starting the whole guys। नाइस, ठीक है, थोड़ा लॉजिक आया आप लोगों में, थोड़ा लॉजिक जा रहा है, लॉजिक जाता जा रहा है। गाइस आप लॉजिस्टिकली क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्यों नहीं सोच रहे भाई? To entice customers away from competitors, Red Label supermarkets have begun offering discounts on home appliances who spend $50 or more on a shopping trip to Red Label। अच्छा, Red Label एक सुपरमार्केट है, चाय की पत्ती नहीं है, सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट मतलब ऐसा अपना बिग बास्केट टाइप, ठीक है? तो बिग बास्केट टाइप का एक मतलब चेन ऑफ सुपरमार्केट्स है। उसने क्या बोला है ताकि दूसरी जगहों पे लोग ना जाएं, तो उन्होंने ये बोला है कि जो भी इंसान $50 का सामान खरीदेगा उसको हम डिस्काउंट देंगे होम अप्लायंसेस पर, ठीक है? रेड लेबल एग्जीक्यूटिव्स क्लेम कर रहे हैं कि इस डिस्काउंट प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, डिस्काउंट प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब जो लोग हैं वो $50 से ज्यादा का पैसा दे रहे हैं, तो 30% से ज्यादा सेल्स अप हुई हैं। मतलब पहले जितने भी लोग दे रहे थे $50, अब उसमें 30% और लोग, 30% और लोग $50 दे रहे हैं, ठीक है? मुझे इसे वीकेंड करना है, मुझे ये बताना है कि ये प्लान काम नहीं किया, ये स्टूपिड प्लान है, ये एग्जीक्यूटिव गलत बता रहा है। A, most people who switched to Red Label after the program began spending more than $50। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है कि मोस्टली लोग अब $50 से ज्यादा पैसा लगाते हैं। मुझे तो बताना था कि नहीं लगाते, वीकेंड करना था, है ना? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था।
B. Most people whose average grocery bill is less than $50 would not be persuaded to spend more by any discount program. लेकिन फिर भी ये इस चीज को वीकन नहीं कर पा रहा है कि $50 की रिसीट 30% लोगों ने ज्यादा अब देनी शुरू कर दिया है. तो जो लोग अभी कम दे रहे हैं उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने $50 से ज्यादा दे रहे हैं पैसा. तो बी भी वीकन नहीं कर रहा मेरे क्लेम को. सी. मोस्ट पीपल हु रिसीव डिस्काउंट ऑन होम अप्लायंसेस विल शॉप एट रेड लेबल आफ्टर द प्रोग्राम एंड्स. तो ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है कि हाँ भाई ये तो रेगुलर कस्टमर बन गए और ज्यादा लोग आएंगे शॉपिंग करने के लिए. डी. Almost all of the people who have begun spending $50 or more since the discount program began are long-time customers who have increased the average amount of their shopping bills by making fewer tips. भाई अगर मैं पहले ग्रोसरी शॉपिंग करती थी और 100 रुपए की शॉपिंग करती थी और 20 रुपए की टिप देती थी, तो उसकी जगह मैंने ये करने लग गया कि मैंने 110 रुपए की शॉपिंग कर ली और 10 रुपए की टिप कम कर दी. तो टोटल अमाउंट तो अभी भी मैं सेम ही दे रही हूँ ना. तो सेल ऊपर नहीं हुआ ना एक्चुअली, है ना. वो बंदा कह रहे हैं कि 30% ज्यादा खर्चा आने लग गया है. हाँ बिल्कुल खर्चा बढ़ा है पर तुम्हारी टिपें कम हो गई, तो वीकेंड हो गया ना तुम्हारा पॉइंट. तुम तो कह रहे हो कि पैसा ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा, पैसा उतना ही आ रहा है. इधर उधर अक्की भाई खिल गया इधर. तो डी वीकेंड कर रहा है ना. अब समझ में आया क्यों कर रहा है. हाँ ना मैम सही कह रहे हो. सो रहे हो क्या, सो रहे हो तो जाग जाओ भाई. जय, डिड यू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई डी शुड बी करेक्ट. पहले तो मेरे को ये बताओ. बी मैं तेरे को बता दूंगी, बट डिड यू गेट व्हाई डी इज करेक्ट. Because it is explaining that even though yes there is an increase in sale but there is decrease in tips, so overall there is a decrease. तो ये plan success नहीं है. B is saying कि जो लोग $50 से कम खर्च करते थे वो ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, तो उनसे क्या लेना देना. $50 से कम खर्च करने के अलावा ऐसे भी तो लोग हैं ना जो $50 से ऊपर खर्च कर रहे हैं. मुझे तो उनकी बात करनी है. जो हमारा ये बंदा है रेड लेबल का एग्जीक्यूटिव, वो तो ये उन लोगों की बात कर रहा है ना जो $50 से ज्यादा खर्च कर रहे हैं. तो दिस इज इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. कुछ लोग तो हमेशा ही कम खर्च करेंगे. तो इससे ये पॉइंट कैसे वीकेंड हो रहा है कि सेल्स बढ़ी है. ये तो बस ये कह रहे हैं कि जो पहले भी कम खर्च करते थे वो अभी भी कम ही खर्च कर रहे हैं. तो वो तो उनकी बात भी नहीं कर रहा. एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि जो पहले $50 से ज्यादा खर्च करते थे वो 30% बढ़ गए हैं. तो मुझे उस चीज को बताना था कि हाँ वो बढ़ गए हैं पर टिप उन्होंने देनी कम कर दी, तो तुम्हारा पैसा तो उतना ही आ रहा है. तो डी होगा ना करेक्ट. चलो चौथे सवाल की तरफ. तो पैसेज समझा करो. व्हाट इज इट आस्किंग यू टू डू. यस, कास्ट आउट का मतलब वीकेंड होता है. कास्ट आउट माने वीकेंड करना है. चलिए स्टार्टिंग द पोल गाइस. अरे भाई एकदम से आपका लॉजिक ऐसा हाई गया. क्रेजी क्रेजी. बिफोर द कुछ लोग होंगे जिनका पहली खाता खुला होगा है ना क्लास में आने के बाद सही आंसर करने का. सही है. बिफोर द प्रिंटिंग प्रेस बुक्स कुड बी परचेस्ड ओनली इन एक्सपेंसिव मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीज.
जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, मतलब प्रिंट करने की मशीन नहीं आई थी, तब तक जो बुक्स थी वो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीज मिलती थी, मतलब रिटन कॉपीज मिलती थी। प्रिंटिंग प्रेस ने एक्सपेंसिव कम कर दी, ऑब्वियसली यार प्रिंट कराना आसान है देन मैन्युस्क्रिप्ट लिखना। तो पब्लिक ने डिमांड किया कि भाई प्रिंटिंग बुक्स लेके आओ, ठीक है, फर्स्ट ईयर्स में। और ये जो डिमांड था ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। Then the demand had been for manuscript copies. Manuscript copies से ज्यादा printing का demand था. This increase demonstrated that there was a dramatic jump in the number of people who learned how to. तो मैंने प्रॉब्लम क्या हुई, पहले मैंने बताया कि भाई प्रिंटिंग कैसे कम एक्सपेंसिव था, ये था वो था, तो इसलिए लोगों ने प्रिंटेड मांगना शुरू कर दिया, मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मांगा। और मैंने कंक्लूड ये कर दिया ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ज्यादा लोग पढ़ाई करने लग गए, ज्यादा लोगों को रीडिंग आ गई। तो इसको मुझे वीकेंड करना है तो मैं बिना ऑप्शन के भी कर सकती हूँ कि भाई जरूरी थोड़ी है कि रीडिंग की वजह से ही उन्होंने बुक्स रीड करना शुरू कर दिया, प्रिंटेड वाली खरीदना शुरू कर दिया। हो सकता है प्रिंटेड वाली कम एक्सपेंसिव हो गई हो देन मैन्युस्क्रिप्ट, तो अब पैसा भी तो है ना। पहले इतने पैसे में नहीं आ रही थी बुक, अब उतने पैसे में बुक आ रही है, तो अब इंसान बुक खरीद लेगा। तो सी वीकेंड कर रहा है, मुझे रीजन वीकेंड करना था, उन्होंने रीजन दिया कि लोग ज्यादा पढ़ने लग गए। सी बोल रहा है कि पढ़ने नहीं लगे भाई, द पॉइंट इज कि पैसा कम पड़ गया, मतलब पैसा कम हो गया बुक्स का, तो आप वो खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। चलिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Starting the poll, guys. इजी पीजी। क्यों भाई, किस चीज से डर गए हो आप लोग? लेमन। भाई बढ़िया, आपका ऐसा लॉजिकल रीजनिंग का ग्राफ ऊंचा हुआ था और ऐसा बढ़िया डिप आया है उसमें। क्या करूं मैं आप लोगों का, क्या करूं मैं आप लोगों का? Early pencil leads were made of solid graphite minted in Cumberland in Britain. ठीक है, पहले जो पेंसिल की लीड हुआ करती थी वो कहाँ बनती थी? कम्बरलैंड ब्रिटेन में बनती थी। और किससे बनती थी? सॉलिड ग्रेफाइट से बनती थी। Modern methods of manufacturing pencil leads from powered graphite are a result of research sponsored by the government of France in the 1790s. 1790s में फ्रांस ने क्या बोलते हैं, एक रिसर्च करी थी फ्रांस की गवर्नमेंट ने कि हम कैसे पाउडर्ड ग्राफाइट से पेंसिल की लीड को बना सकते हैं, व्हेन फ्रांस वाज एट वॉर विद ब्रिटेन। और उस टाइम पे ब्रिटेन और फ्रांस की बनती नहीं थी, तो उनको कम्बरलैंड ग्राफाइट मिल नहीं पा रहा था। तो ए इज अ वेरी 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 एक्सट्रीम स्टेटमेंट। पैसेज एक्सट्रीम नहीं है। पैसेज में ये नहीं दे रखा कि सिर्फ और सिर्फ कम्बरलैंड में ही बन रहा था। यहाँ पे नहीं दिया है कि फ्रांस ने कहीं और से लेने की कोशिश करी या नहीं करी। यहाँ पे बस ये दे रखा है कि कम्बरलैंड वाला ग्राफाइट तो उनको नहीं मिल रहा था क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन का वॉर था। तो ब्रिटेन में है कम्बरलैंड, तो वो वहां नहीं जा पा रहे थे, तो वो वहां से नहीं ला पा रहे थे वैसा वाला ग्राफाइट। तो ए तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें नहीं पता बाकी जगहों पे था या नहीं था। तो ए कांट बी द आंसर। डी, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिसर्च फ्रीक्वेंटली गिव्स राइज टू इन्वेंशन दैट आर ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू सोसाइटी। ये कहाँ लिखा हुआ है कि इट इज अ बेनिफिट और नॉट अ बेनिफिट? ये तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भाई ये यहाँ से आया, बहुत बेनिफिशियल है नहीं है, नो मेंशन। तो ये आप फुलफिल मतलब पूरी तरीके से नहीं बता सकते, और आपको कंक्लूजन बताना है तो इट हैज टू बी रिलेटेड टू द पैसेज। सी, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वॉर वाज द गवर्नमेंट। यार ये कहाँ लिखा हुआ है कि फ्रांस और ब्रिटेन में ग्रेफाइट की वजह से ही लड़ाई हुई?
हाँ मतलब सी कैसा लगाया जिन्होंने भी सी लगाया कि ग्राफाइट वाज द रीजन। भाई अगर आज हमारा और चाइना का वॉर हो जाए तो चाइना से अब चॉपस्टिक नहीं आ पा रही है, तो चॉपस्टिक नहीं आ पा रही ये रीजन होगा इंडिया और चाइना के वॉर का, या वॉर की वजह से वहां से अब सामान हम नहीं ला पा रहे, ये होगा ना। तो सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था आंसर। मतलब क्या सोच रहे थे आप लोग, क्या लगा था आपको? बी 1790s में फ्रांस की गवर्नमेंट को नहीं पता था कि वो सॉलिड ग्राफाइट कहां से लाएं, क्योंकि वो कम्बरलैंड से ला नहीं पा रहे थे, तो उनके पास था नहीं एक्सेस कम्बरलैंड ग्राफाइट का, तो इसलिए फिर उन्होंने पावर्ड ग्राफाइट से बनाया। तो मतलब उन्हें सोर्स नहीं मिल पा रहा होगा, है ना। तो बी इज करेक्ट, क्योंकि फिर उन्होंने ऑल्टरनेट सोर्स देखा, एक कंट्री से नहीं मिला वॉर की वजह से, तो मतलब दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू अदर, सो बी शुड बी करेक्ट। ये तो मतलब कैसे ही गलत हुआ है, आप ही जाने आपकी माया। Starting the poll, guys. Oh, sorry. वेरी नाइस। पता नहीं आप लोग ऐसे, आपकी मर्जी है, जब सही करते हो सही कर लेते हो, गलत करते हो गलत करते हो, मतलब क्या बोलूं मैं। With the emergence of biotechnology companies, it was feared that they would impose silence about proprietary results on their in-house researchers and their academic consultants. भाई जो बायोटेक्नोलॉजीज कंपनीज जब आई थी तब ये सोचा गया था कि उस कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको बोला जाएगा कि आप अपने खुद के रिजल्ट्स नहीं बना सकते, अपनी खुद की रिसर्च नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो बायोलॉजिकल साइंस और इंजीनियरिंग डेवलप स्लो होगा, क्योंकि जो लोगों की रिसर्च अच्छी हो सकती थी उनको कंपनी की वजह से वो नहीं कर पाएंगे। इसको मुझे वीकेंड करना है कि नहीं नहीं भाई, रिसर्च रिसर्च होगी, बढ़िया चलेगा उनका काम, और उनके काम से भी हेल्प होगा बायोटेक्नोलॉजी में। ए बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च फंडेड बाय इंडस्ट्री हैज रीच्ड सम कंक्लूजंस दैट आर ऑफ मेजर साइंटिफिक इंपॉर्टेंस। तो ये नहीं प्रूव कर पा रहा कि वो लोग जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो कैसे हेल्प करेंगे। बी विद द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च आर केप्ट सीक्रेट। इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की तो मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे तो इन हाउस रिसर्चर्स की बात करनी है जो कंपनी के अंडर काम करते हैं। सी सिंस द रिसर्च प्रायोरिटीज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज आर नॉट द सेम एज दैट ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सपोर्ट की तो बात ही नहीं आ रही है, तो अगेन इररिलेवेंट ऑप्शन। डी टू एनहांस द कंपनी स्टैंडिंग इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, the companies encourage employees to publish their results, especially results that are important। तो कंपनी कर तो रही है encourage, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा तो वीकेंड के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर अभी तू।
starting the poll, guys. आशा करती हूँ आप ये गलत नहीं करेंगे. Easy peasy lemon squeezy. अरे क्या बात है, क्या बात है, उफ, क्या बोलूं मैं आप लोगों को, क्रेजी चल रहा है आपका सीन. When a person is under intense psychological stress, जब किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उसका कार्डियोवेस्कुलर रिस्पॉन्स जो होता है वो वैसा ही होता है जो जितना फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे होता है उसको स्ट्रेस. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तो इसलिए हार्ट के लिए बेनिफिशियल होगा. ओ अच्छा, तो मैं क्या अज्यूम कर रही होंगी, मैंने ये बोला साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उसी तरीके से काम करता है जितना फिजिकल स्ट्रेस आपकी बॉडी पे काम करता है. फिर मैंने ये बोला कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इसलिए बेनिफिशियल होगा, तो मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि मतलब फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेस होता है, सॉरी फिजिकल स्ट्रेस जो होता है वो बेनिफिशियल होता होगा, तभी तो मैंने साइकोलॉजिकल को अगर उससे इक्वेट किया तो मैंने उसको भी हेल्दी बोल दिया. तो सी इज करेक्ट. कार्डियोवास्कुलर रिस्पांस ड्यूरिंग एन एक्टिविटी इज एन एडिक्वेट मेजर ऑफ हाउ बेनिफिशियल द एक्टिविटी इज फॉर द हार्ट. तो मैं उसे बेनिफिशियल मानती हूँ, तो इसलिए मैंने उसको भी बेनिफिशियल बोल दिया दूसरे वाले को. तो सी इज करेक्ट. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लगा इसे. नेक्स्ट. Ray, A is not going to be the answer because the question is asking what is the assumption. The question is not asking what is one of the conclusion. Assumption is the gap between the first statement and the conclusion, like the premise and the conclusion. The premise says कि psychological में heart में heart वो हो जाता है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जैसा, तो वो बेनिफिशियल है क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज में भी वैसा ही होता है. तो यहाँ गैप फुलफिल कर, तो गैप इज बीइंग फुलफिल्ड बाय सी कि हम फिजिकल वाले को बेनिफिशियल मानते हैं. Starting the poll, guys. Easy peasy. भाई अचानक से आपके अंदर शक्तियां आ गई हैं, अचानक से आप सब सही कर रहे हैं, ना जाने कैसे हो रहा है ये सब, आपकी माया आप ही जाने. तो हेल्थ इंश्योरेंस के जो पेशेंट्स होते हैं, सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है, पेशेंट्स को इंसुलेट करता है मेडिकल केयर के एक्सपेंसेस से. डॉक्टर्स को डिस्क्रिप्शन देता है कि वो कैसा मेडिसिन आपको देना चाहिए, और डॉक्टर्स को पैसा मिलता है तो वो ओवर ट्रीट कर देते हैं पेशेंट्स को. तो इसलिए मेडिकल प्रोसीजर जिसमें डॉक्टर को डॉक्टर्स जो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा होता है. तो यहाँ पे मुझे बताना है कि क्यों ये गलत है, ये रीजनिंग, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस रीजनिंग. जहाँ पे बी इज करेक्ट कि भाई मैं एक इन्फ्रेंस निकाल रही हूँ ऑन द बेसिस कि वो सिर्फ और सिर्फ इंसेंटिव्स के बेसिस पे है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के बेसिस पे है, और अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने की, इस बेसिस पे है. तो बी इज करेक्ट. बी में दोनों चीजें आ रही है, इंसेंटिव भी और परफॉर्मेंस भी. सो आराम से बी ही सही होगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे.
वेट ही है वो। स्टार्ट करें बोल। Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको सपोर्ट करना था, मतलब बेसिकली आपको स्ट्रेंथन करना था आपके पॉइंट को। पैसेज क्या बोल रहा है कि सोसाइटी का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो होता है कि मतलब बच्चा पैदा होते से ही मर गया, ये एक इंडिकेटर होता है कि वहाँ का हेल्थ कैसा है। अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज्यादा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे पैदा होते से ही बच्चे मर रहे हैं, तो वो खराब है, और अगर नहीं है तो सही है। Even though in some localities in US the rate is higher than in many developing countries, कुछ US में mortality rate बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल रेट कम हो रहा है। ओवरऑल US में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेबीज जो है हेल्दियर है। मुझे इस चीज को स्ट्रेंथन करना है भाई, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो रहा है तो हेल्दियर होने चाहिए। तो क्यों बोल रहा है पैसेज की हेल्दियर नहीं है फिर भी? ए, the figure for infant mortality rate is compiled as an overall rate and thus makes mass deficiencies in particular localities. पर यहाँ पे तो लिखा हुआ है babies in the United States, specific state का conclusion कहाँ है? मतलब specific state of United States का conclusion कहाँ है? Specific locality of United States का conclusion क्या है? Conclusion तो पूरे US पे ही आया है। मुझे तो इस पॉइंट को बताना है भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मोर्टालिटी रेट कम हो रहा है फिर भी बच्चे हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो थोड़े से और उनको कुछ क्या बोलते हैं अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता होगा, 1-2 साल तो वो जिंदा रह लिए, फिर वो मर जाते होंगे। तो एक्चुअली तो बच्चे बीमार ही है ना। क्यों? तो सी इज करेक्ट कि यूएस तो डेवलप हो रहा है और उसने इतनी टेक्नोलॉजी निकाल ली है कि वो प्री मैच्योर और लो बर्थ वेट बेबीज को क्या बोलते हैं बचा लेते हैं उस टाइम पे, लेकिन फिर उसके बाद वो बच्चे हॉस्पिटल में रहते हैं, तो बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं है, बस वो मोर्टेलिटी नहीं हो रही, चलो मर नहीं रहे हैं पर हेल्दी नहीं हुए। तो पैसेज भी तो यही बोल रहा था कि भाई मोर्टेलिटी रेट तो कम हो गया है, बच्चे मर तो कम रहे हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं है। तो सी ही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर बच्चा हॉस्पिटल में है तो वो हेल्दी थोड़ी हुआ। तो सी करेक्ट है, फिर ए क्यों होगा? समझे? और ए वैसे भी इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट कि हवाई यार बच्चा नॉट हेल्दी इफ देयर इज लेसर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ठीक है, चलिए हेयर लीडर वो दोस्तों, विद्या, शालवी, देवश्री, सौम्या, सुराज, रिया, आयुष, जाकृति, अंशिका एंड मुंशिदा। Very good guys. Now see you at 1 p.m. for the MHCD quiz. Generally जिन ऑप्शन में फिगर या एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी होती है, well, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑलराइट बाय। कोई भी जीमैट गाइड से पढ़ सकते हो अंशिका, गूगल में टाइप करो जीमैट फॉर जीमैट फॉर क्रिटिकल रीजनिंग बुक पीडीएफ, आपको मिल जाएगी। हाँ, आई थिंक दिस शुड बी इनफ। या रीशू, ठीक है। Alright guys, thank you so much. Take care and I shall see you at 1 p.m. Munshida mostly yes. Shall we है ना तू तो। चलिए, थैंक यू भाई। हंसी मैं इसलिए क्योंकि इसमें से कुछ कुछ मैंने भी नहीं सुने हैं भाई, बढ़िया सही मेहनत है तुम्हारी, नाइस। पर मतलब हाँ, दिस इज इनफ। चलिए, वेरी गुड।